डियर स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूक्लिक एसिड पे 2 वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड में अब आपने पूरे अच्छे से सीख लिया कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, डीएनए है क्या, आरएनए है क्या। ये अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो ये अगर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड क्या है। आपने ये भी सीख लिया न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में? 3 पार्ट। ठीक है, तो एक पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। आपने नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर जान गए, आप पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर जान गए, आप फॉस्फोरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर जान गए। आप पेंटोज शुगर में राइबोज का भी जानते हैं, डीऑक्सीराइबोज का भी जानते हैं। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होगा, राइबोज आरएनए, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, रही बात आगे की, ठीक है, तो कहता है नाइट्रोजनस बेस में भी आप ये बात जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडिन में साइटोसिन थायमिन यूरासिल। और कल के लेक्चर वीडियो में हमने चारगफ रूल को हल्का चर्चा कर दिया था और चारगफ रूल पे आपको न्यूमेरिकल दिया था, आपने सबने न्यूमेरिकल बना के देखा। ठीक है, तो कहता है कि चारगफ रूल को ही लिंक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज। तो 2 वीडियो में जितना हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा, जितना हम जाने, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, ये हमें 2 चीजों से पता चलता है। ठीक है, एक का नाम है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी और एक का नाम है चारगफ रूल। मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी जो है, ये एक माइलस्टोन चीज है डीएनए के डिस्कवरी में। ठीक है, तो ये जो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी है, इसमें 2 साइंटिस्ट वर्क किए थे, 2 बिल्कुल यंग साइंटिस्ट। ठीक है, एक का नाम था मॉरिस विल्किंस, ठीक है, दूसरे का नाम था रोजेलिन फ्रैंकलिन। ठीक है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, रोजेलिन फ्रैंकलिन was suffering from blood cancer, leukemia at that time, at the time of research on X-ray crystallography with DNA. तो कहता है कि ये विल्किन साहब और रोजेलिन फ्रैंकलिन, ये दोनों ने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी पे पूरा का पूरा रिसर्च किया। यानी आपको कोई पूछेगा कि डीएनए को सही मेजर करने के लिए, डीएनए के मॉडल को बताने के लिए जो पहला अटेम्प्ट था वो किनका था? आप कहेंगे विल्किंस और रोजेलिन फ्रैंकलिन, इन दोनों का था। इन दोनों ने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी का यूज करके डीएनए के बारे में बहुत सारी चीजों को बताया। फिर दूसरा जो कंट्रीब्यूशन आता है चारगफ का। याद कीजिए, कल मैंने क्या बोला था? चारगफ साहब क्या बोले थे? इन एनी डीएनए, इन एनी आरएनए। अब मैं आपको ये बता दूं, सॉरी, इन एनी डीएनए, आरएनए में मतलब उसके आधार पे आप कर सकते हो, लेकिन वो सही नहीं हो। एक्चुअली में इनका जो मतलब थ्योरी जो था, चारगफ रूल जो था, ओनली अप्लीकेबल फॉर, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉट फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह ये आरएनए के लिए भी अप्लीकेबल नहीं है, बट हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं कि आरएनए में ये इतना है, कि ये इतना है, कि ये इतना है, ये इतना है। ठीक है, बट ये मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लीकेबल है चारगफ रूल। और ये जानिए कि चारगफ रूल, रोजेलिन फ्रैंकलिन और विल्किंस का एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक का रिजल्ट अगर नहीं होता तो आज आप दुनिया में जो आप सुनते हैं कि नहीं, डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, वो भी आप नहीं सुनते। यानी वाटसन एंड क्रिक का कोई रिजल्ट नहीं आना था। यानी कि वाटसन एंड क्रिक के रिजल्ट का जो मेन बेसिस था वो क्या था?
वो था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक और चार्गफ्स रूल। ये दोनों उनके लिए बेस का काम किया। इन दोनों ने उनके लिए प्री इंफॉर्मेशन का काम किया। ये दोनों उनके रिजल्ट के लिए प्रीकर्सर का काम किया। ये दोनों अगर नहीं होते तो वाटसन क्रिक को भी उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती जिसके कारण आज वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। ठीक है, कि डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन क्रिक, नो, होता ही नहीं। तो कहता है कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ये एक माइलस्टोन, चार्गफ रूल भी एक माइलस्टोन। और कल मैंने चार्गफ रूल में क्या बताया था कि इन एनी डीएनए द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ आरएनए, मीन्स the amount of A plus G is equal to C plus D. Amount of A plus G is equal to C plus D. या A plus G by C plus D बराबर 1, यही तो बताए थे। और ये हर स्पीसीज के लिए बिल्कुल सेम होता है। It is constant for all species. It is constant for all species. मैं बताता हूं आपको, कहता है कि जो पेयरिंग रूल, ये जो पेयरिंग रूल है, ठीक है, ये जो पेयरिंग रूल जो आया उस पेयरिंग रूल में ये है कि A इज यूनिमोलर कंपाउंड टू थायमीन एंड C इज यूनिमोलर कंपाउंड टू गुआनिन। यानी कि A, ठीक है, इक्विवेलेंट टू टी, इसलिए अपने इक्विवेलेंट वालों से पेयरिंग करता है। ए इज यूनिपोलर टू थायमीन, तो हेंस ए इज ऑलवेज पेयर्ड विद थायमीन एंड सी इज ऑलवेज पेयर्ड विद गुआनिन। बोलो, क्लियर है पॉइंट? सी इज ऑलवेज पेयर्ड विद गुआनिन, क्लियर है पॉइंट? यानी कि साइटोसिन ऑलवेज पेयर्ड विद गुआनिन और एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि A प्लस टी बाय C प्लस जी नॉर्मली 1 होता है। यानी कि अगर 100 बेस पेयर किसी डीएनए में है उसमें 50, ठीक है, 80 होना चाहिए, 50 C होना चाहिए। बट दिस इज नॉट कांस्टेंट एवरी टाइम फॉर ऑल स्पीसीज। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, A प्लस टी बाय C प्लस जी is less than 1 in prokaryotes, but it is more than 1 in eukaryote, ठीक है। और ह्यूमन में तो 1.56, ह्यूमन में 1.56, ठीक है। यानी कि ये A प्लस टी बाय C प्लस जी इज लेस देन 1 इन प्रोकैरियोट, याद रखिएगा, जैसे इक्वल, एक से कम होगा, ठीक है, और एक से ज्यादा किस में होगा? यूकैरियोट। ह्यूमन में 1.56। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। तो ये जो पूरा एक मतलब इंफॉर्मेशन है, इसको आप जरूर दिमाग में रखिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, कंक्लूजन और डेरिवेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। ए में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बाय 2 साइंटिस्ट, कौन कौन? रोजलिन फ्रैंकलिन, ठीक है, मॉरिस, ठीक है, सीधे लिख दीजिए उनका नाम, क्या उनको बोलेंगे? विल्किंस, ठीक है, विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन। ये दोनों ने मिलकर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का क्या किया था? ठीक है, मेजरमेंट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के द्वारा डीएनए के बारे में सब कुछ दुनिया को बताया जो अवेलेबल था। क्लियर? तो कहता है ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बाय 2 यंग साइंटिस्ट, क्या कहता है? सो सुनिए, ऑब्टेन वेरी फाइन एक्सरे diffraction picture of DNA suggested that the structure of DNA has sort of helix with 3.4, ठीक है, सॉरी 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम, ठीक है, पेरियोडिसिटी एंगस्ट्रम इतना,
और 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रम और 3.4 नैनोमीटर की पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब हर एक टर्न में ये अपने आप को रिपीट करेगा। एक टर्न 3.4 नैनोमीटर, दूसरा टर्न भी 3.4 नैनोमीटर, तीसरा टर्न भी 3.4 नैनोमीटर, चौथा टर्न भी 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर का मतलब 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, और आप जानते हैं एक टर्न में, एक लूप में, एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं? 10। कभी आपको बताए थे 10 होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हम बात करते हैं इस ढंग से, ठीक है, इस ढंग से अगर बात करते हैं तो बताइए यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? 1 टर्न या पिच। इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। तो बताइए एक टर्न में, एक टर्न की लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रम और 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो बताइए दो के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? ठीक है, 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रम। ये 0.34 नैनोमीटर। याद रखिएगा ये डाटा। क्लियर है? ठीक है, पीरियोडिसिटी बट नॉट प्रपोज्ड ए डिफरेंट मॉडल। बस यही बता के रह गए। यानी कि आपको पूछेगा कि रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन और विल्किन साहब ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज करके क्या बताया? आप बोलिएगा सिर्फ मेजरमेंट बताया। उन्होंने बताया कि डीएनए का डायमीटर, डबल हेलिक्स मॉडल का डायमीटर 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रम, ठीक है, या 2 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 एंगस्ट्रम और 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रम और 2 नैनोमीटर। और एक पिच की जो लेंथ होती है उसकी मेजरमेंट कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम और 3.4 नैनोमीटर। और चूंकि उसमें 10 होते हैं बेस, इसलिए दो बेस की बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। क्लियर? अभी दिमाग में बस इतना रखना। अब देखिए दूसरा, चार्ल्स रूल नॉट अप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मैंने लिख दिया, इसको आपको नोट करना अच्छे से। कहता है प्यूरिन इज इक्वल टू पाइरिमिडिन। प्यूरिन इक्वल टू पाइरिमिडिन। ये कभी बताए थे A प्लस जी बराबर C प्लस टी और A प्लस जी बाय C प्लस टी बराबर 1। वैल्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल स्पीसीज। इसको याद रखें। ठीक है, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है। एडेनिन इज इक्विमोलर टू थाइमिन, जो भी हमने डिस्कशन बताया। गुआनिन इज इक्विमोलर टू साइटोसिन। Hence, A always paired with T and C always paired with G. A T के साथ और C G के साथ हमेशा क्या करता है? पेयरिंग करता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, उसी के साथ पेयरिंग करता है। चलें आगे। ठीक है, अब आगे बेसिक रेशियो। ठीक है, ये बेस रेशियो A प्लस टी बाय C प्लस G इज स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज। ठीक है, अब मान लीजिए 1 से कम आएगा तो आप क्या बोल दीजिएगा? प्रोकैरियोट का डीएनए। ठीक है, 1 से ज्यादा आएगा क्या बोलिएगा? यूकैरियोट का है। एज फॉर एग्जांपल लेस देन 1 इन प्रोकैरियोट इकोलाई 0.92। ठीक है, 0.92। इकोलाई में कितना? 0.92। ठीक है, एंड मोर देन 1 इन यूकैरियोटिक सेल एज फॉर एग्जांपल 1.52। 5 सेक्शन हमने बोला था, सॉरी 52, 1.5। ठीक है, क्लियर? शुगर डीऑक्सीराइबोज हम कल बताए थे। शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट रेसिड्यू, ये सब में इक्वल होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? ये क्लियर है? ये मैं मिटाऊं? ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था? हमने अभी बोला था कि इनका
यानी कि जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक था किनका, रोजेलिन फ्रैंकलिन और विल्किंस का, ये मेजरमेंट तो बताया लेकिन कंक्रीट मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कंक्रीट मॉडल नहीं दे पाया, ठीक है। और दूसरा चारगव साहब, लेकिन इन दोनों ने एक बेस तैयार कर दिया। इन दोनों के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वाटसन एंड क्रिक ने कुछ बेहतरीन रिजल्ट दिए जिनके कारण दुनिया आज भी उनका नाम याद रखती है डबल हेलिक्स मॉडल के ज्ञाता के रूप में, ठीक है। और वो क्या था, सूर्य कहा था वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। यूनिक बात इन्होंने क्या किया, यूनिक बात इनका जो कहना था वाटसन एंड क्रिक का, पहले वो जरा सुनिए। उनका कहना था कि इसमें यानी कि डीएनए में, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। उनका कहना था इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। उनका कहना था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं, सॉरी, ठीक है। उनका ये कहना था कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, इसके मेजरमेंट की बात तो पहले आ गई थी, कितना 20 एंगस्ट्रम और 2 नैनोमीटर, ये तो पहले हो गया इसकी डायमीटर, ठीक है। फिर इसके एक टर्न या एक पिच, 1 टर्न और 1 पिच, इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 34 एंगस्ट्रम और 3.4 नैनोमीटर। और इसमें एक में कितने बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 10, ठीक है। तो 2 के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 0.34 नैनोमीटर, ये तो था, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था कि इस पे इधर अगर एक स्ट्रैंड अगर मालूम हो, किसी एक स्ट्रैंड पे अगर बेस का सीक्वेंस मालूम हो तो दूसरे पे बेस का सीक्वेंस मालूम किया जा सकता है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगर एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर है? एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल होता है। तो अगर मान लीजिए कि इधर ए है, ठीक है, तो इधर क्या होगा टी होगा, इधर सी है, इधर क्या होगा जी, इधर जी है, इधर क्या होगा सी, इधर टी है, इधर क्या होगा ए, इधर ए है, इधर क्या होगा टी है। यानी कि अगर मान लो कि हम 2 इसके स्ट्रैंड की बात करें, इधर है ए जी जी टी टी सी ए, तो बताइए इधर आप अपने आप बता दीजिएगा इधर क्या होगा एंटी पैरेलल, इधर 5 टू 3 प्राइम है, इधर क्या कीजिए 5 टू 3, और ये अपने आप बता दीजिए ए का टी, जी का सी, सी, ठीक है, ए जी टी, ये तो होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये एंटी पैरेलल है, आप अपने आप ये निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं यूनिक बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री रूल, यही बोलते हैं बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री रूल, यही बोलते हैं। एक अगर मालूम हो तो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल जो है, जो एंटी पैरेलल दूसरा जो स्ट्रैंड है उस पे आप, ठीक है, बेस कन्वर्जेंस अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, वाटसन एंड क्रिक में 4 चीजें मेन थी, वाटसन एंड क्रिक में 4 चीजें मेन थी। क्या क्या? पहला, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, यानी कि बेस इनसाइड प्रोजेक्ट होता है ATCG, बट फॉस्फेट और शुगर
उसके बैकबोन में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार नीट में आता है। शुगर और फॉस्फेट उसके बैकबोन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार तंग करेगा, ये दिमाग में रखिए आप, ठीक है। तो कहता है शुगर और फॉस्फेट उसके बैकबोन में होगा, ठीक है। अब आइए, टू चेन रन एंटी पैरेलल, एक अगर 5 to 3 प्राइम है तो दूसरा क्या है 3 to 5 प्राइम है। ये भी आप सोचिए, एक अगर 5 to 3 प्राइम है तो दूसरा 3 to 5 प्राइम ही है। क्लियर? ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे ATCG, ठीक है। ये है यूनिफॉर्मली डिस्टेंस। अब देखिए यहां पे क्या एक राज है, ए के साथ क्यों T और सी के साथ क्यों G? कहता है ए प्यूरिन है, T पायरिमिडिन है, C पायरिमिडिन है, G यूरिन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है एक तो यूनिमोलर है, ए और टी यूनिमोलर, जो पहले बता चुके हैं, जो चार्गव साहब बता चुके थे। और कहता है कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है उनके बीच जो हेलिकल फॉर्मेशन है, कहता है यहां जितना डायमीटर होगा, ये आपको 3 डायमेंशनल यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये सब के बीच ये जो दो एंटी पैरेलल चल रहे हैं, इन दोनों के बीच सेम डिस्टेंस होता है ऊपर से नीचे तक। वो इसी कारण होता है कि पेरिंग, बेस पेरिंग में एक प्यूरिन है एक पायरिमिडिन, एक पायरिमिडिन है एक प्यूरिन है, एक प्यूरिन है एक पायरिमिडिन है, एक प्यूरिन है एक पायरिमिडिन है एक प्यूरिन है। अब समझ में आई बात, ठीक है। वही कारण टू चेन, ठीक है, रन एंटी पैरेलल हो गए, ए टी के साथ सी जी के साथ यूनिफॉर्म डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया। क्लियर है? अब आइए, कहता है डबल चेन ऑफ डीएनए हेलिकली ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड, ठीक है, फैशन। राइट हैंडेड फैशन में ये ट्विस्टेड होता है, तो ये कभी कभी पूछता है लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, ठीक है। तो राइट हैंडेड में ट्विस्टेड होता है, ठीक है। और कहता है कि वन टर्न और पिच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, 3.4, ठीक है, कितना 3.1 तक 3.4 क्या बोलिएगा, ठीक है, नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर बोलिए। क्लियर? ये लिखा हुआ है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रम, और दो के बीच की दूरी क्या, ठीक है, क्या बोलिएगा, नैनोमीटर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये आप मतलब बता सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये जानने के बाद, ठीक है, ये जानने के बाद एक और चीज आपको जानना है यहाँ पे, बाकी फिर मतलब अलग टॉपिक में होगा। एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल, एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। इसको समझिए, ये सेंट्रल डॉगमा क्या है। तो कहता है सेंट्रल डॉगमा एक सीक्वेंस है, ठीक है। कहता है यहां पे मास्टर मॉलिक्यूल कौन है। कहता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के अंदर मास्टर मॉलिक्यूल जो है वो है डीएनए, और वर्कर मॉलिक्यूल कौन है, आरएनए, ठीक है। बिल्डिंग मॉलिक्यूल कौन है, ठीक है, वो है प्रोटीन यानी एमिनो एसिड, ठीक है। कहता है किसी कैरेक्टर को बनाने वाला कौन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, क्योंकि उससे क्या बनता है, एंजाइम। एंजाइम से क्या बनता है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनता है, उससे कोई कैरेक्टर डेवलप होता है। आपको हमने 1 जीन 1 एंजाइम पहले बता चुके हैं। तो कहता है किसी सेल में, किसी सेल के न्यूक्लियस में या कहीं भी जो सीक्वेंस ऑफ मैसेजिंग फ्रॉम मास्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए टू वर्कर मॉलिक्यूल टू, ठीक है, वर्कर मॉलिक्यूल टू, ठीक है, क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर, सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस कीजिएगा, मैसेंजर में सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस
फ्रॉम मास्टर मॉलिक्यूल डीएनए टू वर्कर मॉलिक्यूल टू बिल्डिंग सब्सटेंस और ट्रेट्स डिसाइडिंग सब्सटेंस। ठीक है, यानी किसको बोलते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा। यानी कि एक सीक्वेंस जिसमें डीएनए से मैसेज जाता है आरएनए के पास, क्योंकि डीएनए करवाने वाला है और आरएनए करने वाला है। तो कहता है डीएनए से आरएनए के पास जो मैसेज जाता है, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए से आरएनए के पास जो मैसेज जाता है, ठीक है, फिर आरएनए से प्रोटीन के पास और डीएनए से आरएनए के पास जो मैसेज जाता है वो आरएनए में कौन सा आरएनए? तो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए इसलिए बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डीएनए से प्राप्त मैसेज के अकॉर्डिंग ही आगे फर्दर काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए, डीएनए, ठीक है, टू एमआरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, तो ये डीएनए हम लोग क्या कर सकते हैं? डीएनए से, ठीक है, ये डीएनए से हम लोग नया डीएनए बना सकते हैं। तो डीएनए से जब नया डीएनए बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर आरएनए से ये मैसेज कहां जाएगा? ये डीएनए से मैसेज कहां जाएगा? वर्किंग मॉलिक्यूल यानी कि एमआरएनए के पास। तो कहता है कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इससे इजी बनता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जो भी है, बनता जो भी है, प्रोसेस जो भी है, उससे मतलब नहीं। हम कहेंगे क्या? सीक्वेंस ऑफ मैसेजिंग, यानी सीक्वेंस, यानी मैसेजिंग का सीक्वेंस क्या है? डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन। इसको बोलते हैं मास्टर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं वर्कर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं बिल्डिंग सब्सटेंस, या इसको बोलते हैं ट्रेट डिसाइडिंग सब्सटेंस। क्योंकि प्रोटीन जो है वो आगे जाके क्या बनाता है? इंजाइम। इंजाइम क्या करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन को करता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोडक्ट को बनाता है, और प्रोडक्ट के कारण कोई कैरेक्टर डेवलप होता है, इसलिए बोलते हैं। और डीएनए के टुकड़े को आप क्या बोलते हैं? जीन, इसलिए बोलते हैं वन जीन वन कैरेक्टर। यानी प्रोटीन अल्टीमेटली किसको जन्म देता है? कैरेक्टर को। ठीक है, और कहता है डीएनए के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। इसलिए जीन, वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल, इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा। ये जो टर्म है ये दिए थे इन्हीं के एक पार्टनर, जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो क्या है? लिखा हुआ है आपका सेंट्रल डॉग्मा। क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है, जो लिखा हुआ है, इस टर्म को देने वाले, इस सीक्वेंस को पता लगाने वाले, उन्हीं में से एक पार्टनर थे, वाटसन एंड क्रिक में से। वो थे क्रिक, सिर्फ क्रिक। तो सी फॉर क्रिक, सी फॉर सेंट्रल डॉग्मा, याद रखिए। सी फॉर क्रिक यानी कि सी फॉर क्रिक, और सी फॉर सेंट्रल डॉग्मा, यानी सेंट्रल डॉग्मा के कंसेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? क्रिक साहब। कौन थे? बोलिए, कोई दिक्कत है? यानी सेंट्रल डॉग्मा के टर्म को देने वाले कौन थे? क्रिक साहब। अब सेंट्रल डॉग्मा से थोड़ा अलग चलते हैं, उसको भी जानना है। ठीक है, देखिए क्या है। देखिए, कहता है, इसमें आपने क्या पढ़ा? डीएनए आ रहा है। कहता है कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था टेमी और एक का नाम था बाल्टीमोर। एक का नाम टेमीन और एक का नाम बाल्टीमोर। ये टेमीन और एक बाल्टीमोर दो साइंटिस्ट थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
टेमीन और बाल्टीमोर, ठीक है, कहता है टेमीन साहब और बाल्टीमोर ने कुछ वायरस का स्टडी किया, कुछ आरएनए वायरस का स्टडी किया, ठीक है, जिसमें आरएनए, जिसमें डीएनए था ही नहीं, डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल जिसमें नहीं था। बट उस वायरस में एक विचित्र बात थी, उस वायरस में उन्होंने एक एंजाइम का खोज किया जिसका नाम था, ठीक है, इन दोनों रिपोर्ट किया, ठीक है, डिस्कवर्ड एंड रिपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्किंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। कहता है ये क्या करता था, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता था, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां पे करता था, जहां पे डीएनए था ही नहीं, आरएनए था जेनेटिक मटेरियल, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे यानी आरएनए से क्या बनता था, डीएनए। जबकि आपने अभी क्या सीखा था, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और वहां पे उल्टा एमआरएनए से क्या बनता था, डीएनए। तो बताइए इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, नहीं। जब डीएनए से एमआरएनए बनता था तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कहता है जब ये दोनों आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये सेंट्रल डॉगमा यूनिवर्सल नहीं है, ये सेंट्रल डॉगमा हर जगह लागू नहीं होता, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये सेंट्रल डॉगमा, ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, ये सेंट्रल डॉगमा हर जगह लागू नहीं होता। इन्होंने बोला कि हम इसके बदले जो देने जा रहे हैं वो है रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। और उन्होंने बोला ये डीएनए टू आरएनए, ये तो आपने किया ही था, टू प्रोटीन, ठीक है, इन्होंने कर दिया ये इधर और ये इधर कर दिया, ठीक है, और इसको इधर रख दिया, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया, जिसमें आरएनए है उसमें पहले डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से नया डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। मतलब शुरुआत उन्होंने कहां से किया, यहां से किया शुरुआत, ठीक है, कि ये फर्स्ट स्टेप, फिर ये सेकेंड स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप, ठीक है, फिर ये फोर्थ स्टेप, ठीक है। यानी कि पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, ये एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, फिर डीएनए से डीएनए बढ़ेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन। यानी कि 4 स्टेप की बात बताया। इन्होंने कितने स्टेप की बात बताया, 4 स्टेप की बात बताया किन्होंने, ठीक है, ये टेमीन और बाल्टीमोर। और इस तरह टेमीन और बाल्टीमोर ने क्या दिया, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। क्या दिया, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो रिवर्स सेंट्रल डॉगमा जो इन्होंने दिया, ठीक है, तो इसी के लिए जो एंजाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, ये इस पूरे प्रोसेस को यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग टेमिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड टेमिनिज्म। क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म, ऑल्सो कॉल्ड टेमिनिज्म। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये डीएनए के अंदर, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे उसके लिए मैं आपको एक और वीडियो डालूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा में एक वीडियो इसमें पोस्ट करूंगा जो कि +1 के मतलब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है। उसमें और आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड 2 नाम से डालूंगा, वो आज ही के पोस्ट के साथ चला जाएगा आपके पास। उसमें क्या है, मैंने ये भी बताया कि जो डीएनए में 1 टर्न होता है या जो 1 पिच होती है, ठीक है, उसमें हमेशा 10 बेस पेयर नहीं होता। कहता है कि ए डीएनए 11 होता है, सी डीएनए
ठीक है। ए डीएनए उसमें 11 हो जाता है, सी डीएनए उसमें 13 हो जाता है, ठीक है। कहता है बी डीएनए जो है वो बीडेड डीएनए है, वो मतलब सही है, ठीक है, लेकिन ये घटते, कभी 11 भी होता है, कभी 12 भी होता है, कभी 13 भी होता है, ठीक है। तो ये आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, आगे इसमें एक चीज अभी और बताना है, तब ये वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन टाइप के हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन टाइप क्या मतलब, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो डाटा आपके रहना जरूरी है। एक मिनट तो मैं आपको बता रहा था, सारा कुछ तो मैंने उसमें बता दिया, ठीक है। अब देखिए कि एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बनाया था। ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में आपको देखना है आउटलाइन है। देखिए मैं ये जो है ना, ये डबल जो सर्किल है इसको मैंने प्यूरिन यहाँ पे दिखाया है। ये सिंगल सर्किल को पायरिमिडिन दिखाया है। पायरिमिडिन में चाहे साइटोसिन ले लीजिए, चाहे गुआनिन ले लीजिए, ये साइटोसिन ले लीजिए या थायमिन ले लीजिए। अगर डीएनए है तो साइटोसिन या थायमिन, और प्यूरिन में एडेनिन या गुआनिन। तो एडेनिन गुआनिन को डबल सर्किल से क्यों दिखाया? क्योंकि उसमें डबल रिंग होते हैं। इसको सिंगल सर्किल से दिखाया क्योंकि सिंगल रिंग होती है। ये फास्फोरस मैंने सॉलिड सर्किल के रूप में दिखाया है, और ये मैंने शुगर के रूप में दिखाया है। जरा देखिए, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड दिखाया है 3 to 5। देखिए ये क्या है 3 to 5, और ये हमारा क्या है 5 to 3। ये हमारा है 5, ये देखिए 5p to 3, ठीक है, 3OH, ठीक है। ये 5p यानी कि अब देखिए क्या है, अब यहां से लीजिए, देखिए जैसे ये एक फास्फोरस को आपको, सॉरी एक मिनट, ये देखिए ये एक आपको फास्फोरस को रिप्रेजेंट, ये न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? ये देखिए कैसे करेगा, सो देखिए, दिस इज शुगर, दिस इज शुगर, ये शुगर, ये क्या नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग, तो इसके साथ ये एक अलग स्ट्रेट, ये एक अलग स्ट्रेट, तो ये नाइट्रोजनस बेस, ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन या पायरिमिडिन, ये क्या है डबल स्टार है, तो प्यूरिन प्लस फॉर ये पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज प्लस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कि ये बॉन्ड क्या होगा जरा बताइए। ये बॉन्ड हमारा होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जीबी हम लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसका 5वां कार्बन किससे जुड़ा होगा? फास्फोरस। देखिए ये फास्फोरस यानी 5th कार्बन, ये 5th कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? फास्फोरस। तो बताइए ये क्या होगा? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और देखिए ये फिर हमारा क्या है? फॉस्फोरस, तो ये फिर हमारा क्या है? ये है हमारा शुगर, ठीक है। फिर ये शुगर है हमारा, देख लीजिए ये शुगर है, और फिर ये हमारा क्या है? देख लीजिए, ठीक है, थायमिन यानी कि सिंगल रिंग यानी कि पायरिमिडिन। तो ये फिर हमारा क्या है? दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, 5वां न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके। फिर इस रिंग का मतलब इस स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, 5वां न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके, ठीक है। और ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है किसको? न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, इसका इधर एक न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक स्ट्रैंड का 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड हमने दिखाया एक स्ट्रैंड का। इधर भी 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड दिखाए एक स्ट्रैंड का। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो ये डायग्राम जहां से लिया गया है मैं वीडियो में उसको सेट कर दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ रही बात। और उसमें इस तरह से आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे क्या है, क्या किसका कैसे अरेंजमेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस डायग्राम में आपको कहीं दिक्कत लग रही है तो उसको देखिएगा और समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है। अब आइए, हमने क्या बोला था? दो बेस के बीच की, जैसे ये नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है, देखिए TA डबल बॉन्ड, ये GC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने क्या बोला था? दो के बीच की दूरी कितना है? 0.34 नैनोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पे, ये बेस पेयर, ये बेस पेयर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है।
तो कहता है कि एक डीएनए में, किसी डीएनए में पिच की लंबाई या टर्न की लंबाई 0.34 नैनोमीटर है। इसका मतलब किसी डीएनए का पूरा लेंथ हम तब निकाल सकते हैं आराम से जब उसके बेस पेयर की संख्या मालूम हो जाए। तो आपको पता है ह्यूमन में जो डीएनए की जो लेंथ होती है, उस लेंथ में कितना बेस पेयर होता है, ठीक है। और अगर बेस पेयर में आपको बता दूं तो क्या आप उसका, ठीक है, निकाल सकते हैं लेंथ? यस, निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये देखिए ह्यूमन में इतना बेस पेयर होता है 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। 6 इंटू 6 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर माइनस ये सॉरी 10 पावर 9 बेस पेयर, ठीक है, 10 पे पावर 9 बेस पेयर। और 0.34 नैनोमीटर को आप क्या बोलिएगा? 0.34 नैनोमीटर को आप बोलिएगा 0.34 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। क्या बोलिएगा? -9 मीटर। यानी उधर आपको है 0.34 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, और इधर आपको क्या है 6.6 इंटू, ठीक है, 10 पावर 9 बेस पेयर। दो बेस पेयर की बीच की दूरी उतनी है। यदि दो बेस पेयर की बीच की दूरी इतनी है तो बताइए, ठीक है, इतने बेस पेयर के मिला के दूरी कितना होगा? इतना बेस पेयर को मिला के दूरी कितना होगा? क्या कीजिएगा 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू क्या कर दीजिएगा 0.34 नैनोमीटर भी क्या आ रहा है 0.34 इंटू 10 पावर 9 मीटर। ये अगर कीजिएगा तो आपको आएगा 2.2 मीटर। यानी कि डीएनए, ठीक है, का जो लंबाई है वो क्या है? डीएनए की जो लंबाई है आपके बॉडी में, सेल के अंदर, वो कितना है? वो है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर, ये मीटर है, ये दूसरा कुछ मत समझिए, ठीक है। 2.2 मीटर, क्लियर है पॉइंट? ठीक है। यानी कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में, यानी कि आपके अंदर डिप्लॉयड सेल 2n बराबर 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होती है उसकी टोटल लेंथ है 2.2 मीटर, ठीक है। यानी उसमें बेस पेयर कितना था 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर, और दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी थी 0.34 नैनोमीटर। तो ये आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आपसे अगर देते तो नहीं होगा। इकोलाई, ठीक है, इकोलाई में बेस पेयर की संख्या है 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर। इसमें भी दो बेस के बीच का डिस्टेंस वही है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 0.34 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो ये भी जब निकालिएगा तो ये होगा 1.36 मिलीमीटर। ये कितना होगा 1.36 मिलीमीटर। ये पूरा का पूरा, ठीक है, जो भी अभी बताए इसके साथ ही पूरा डीएनए का, ठीक है, स्ट्रक्चर खत्म हुआ। और डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ मैं +2 के भी, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पार्ट 2 का एक मतलब भेज रहा हूँ आपको लेक्चर वीडियो, उसको भी आपको देखना। यानी कि आज के डेट में मैं आपको 2 लेक्चर वीडियो भेज रहा हूँ, दोनों को आप देखिएगा, ठीक है, समझ में आए, और तब आप नोट तैयार कीजिए। और ये दोनों क्वेश्चन तो नीट में आया हुआ है, 2-3 बार, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। तो डायरेक्ट इसका आंसर ही याद कर लीजिएगा, जिससे टाइम का बचत होगा। यानी पूछेगा ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में डीएनए का लेंथ कितना है, आप कहिएगा 2.2 मीटर, और पूछेगा इकोलाई में डीएनए का लेंथ कितना होगा, जहां पे डीएनए सर्कुलर होता है उसका लेंथ कितना होगा, तो आप क्या बोलिए 1.36 मिलीमीटर। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे वीडियो लेक्चर। इसके साथ एक और वीडियो लेक्चर देंगे। अब आपको एक क्वेश्चन में उठा के जाता हूं। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो होता है 10 पावर 6 कितना होता है 10 पावर -6, और ये है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे आएगा उस छोटे से न्यूक्लियस में जिसकी डायमीटर है 10 पावर, ठीक है, -6, 10 पावर -6, 10 टू पावर -6 डायमीटर के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लेंथ की डीएनए कैसे आएगी? ये क्वेश्चन
जन्म देता है आपके अगले लेक्चर वीडियो को, जिसका हेडिंग होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो वीडियो लेक्चर होगा उसका जन्मदाता यही है। यानी कि ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर, जबकि वो डीएनए जिसके अंदर रहता है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी डायमीटर 10⁻⁶। सोचिए उसमें कैसे रहेगा, जरूर उसमें क्या होगा, ठीक है, ऑयलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा, ठीक है, और तब जाके डीएनए उस फॉर्म में, किसी फॉर्म में आके उसमें रहेगा। तो डीएनए क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का। उसके साथ और क्या होता है, नहीं होता है, कैसे क्रोमोसोम बनता है, पूरी कहानी पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। उसका नाम क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो आज के साथ हम आपको 2 वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं, एक तो +2 का ओरिजिनल, एक +1 का भी भेज रहे हैं।